नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था, क्योंकि वो एक बेस बनेगा गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में जो लड़ाई चल रही है। एक तरह से गवर्नमेंट कुछ और अमेंडमेंट ले आती है कभी कभी, फिर जुडिशरी उसको फिर वॉइड करती है या फिर कंटिन्यू करती है। ये जो सारी लड़ाई है, ये सारी लड़ाई का जो बेस है, जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, जो मतलब न्यायपालिका को मिला है, वो 13(2) से भी मिलता है। तो वो अपन ने अच्छे से समझ लिया था। अब हमारे जो मौलिक अधिकार है नागरिकों के, वो क्या है, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल 14 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 14 से 18 तक हमने जब पहले इसका वर्गीकरण पढ़ा था, तो हमने देखा था कि 14 से 18 तक समानता के अधिकार है सारे। तो हम 14 से स्टार्ट करेंगे। 14 के अंदर इसमें क्या दो दो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। एक विधि के समक्ष समानता, एक विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा कोई भी राज्य नागरिकों को। ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट जो आया है, ये जो विधि के समक्ष समानता वाला, ये कॉन्सेप्ट मतलब ब्रिटिश मूल का है। मतलब ब्रिटिश अंग्रेजों के वहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये चलता है। और विधि के समक्ष मतलब विधि के समान संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब अमेरिका से है। ये सकारात्मक एक है मतलब एक तरह से, और ये है नकारात्मक अवधारणा। इन दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब विधि के सामने सभी लोग एक जैसे हैं। और चाहे मैं हूँ, चाहे राष्ट्रपति हो देश के, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए हो, हर व्यक्ति के लिए एक ही विधि। इसका जो मतलब क्रक्स है वो ये है, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सब लोगों के लिए एक ही मतलब कानून होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि समान परिस्थितियों में जो लोग हैं मतलब उनके लिए मतलब अलग विधि होगी। अलग विधि का मतलब ऐसा है कि समान परिस्थिति में जो लोग हैं, जैसे मैं हूं और अनिल अंबानी है, सॉरी मुकेश अंबानी है, राष्ट्रपति है, हम में बहुत फर्क है। तो समान मतलब परिस्थिति वाले जो व्यक्ति है उनके लिए वो समान विधि, जो समान जो कानून है वो अप्लाई होगा। बराबर। यहाँ क्या लिखा हुआ है वो अपन देख लेते। कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष अधिकार नहीं है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे मैं हूँ, चाहे सांसद है, चाहे एमएलए है, चाहे कोई भी है, सब एक समान है मतलब विधि के सामने। तो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष अधिकार मतलब स्पेशल राइट्स जो है वो नहीं है। ठीक है। मतलब इम्यूनिटीज वगैरह जो है वो नहीं है। सभी व्यक्ति देश की सामान्य विधि के सामने समान रूप से अधीन होंगे। जो भी सामान्य विधि बनाई गई है, सभी व्यक्ति देश के सब उसके अधीन ही होंगे। ठीक है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। विधि से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं। और व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति एक वैधानिक व्यक्ति हो सकता है, आप और मैं हो सकते हैं। एक कंपनी भी हो सकता है, जिसको अपन कंपनी को भी अपन मतलब व्यक्ति के नाम से जानेंगे जब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब। चाहे कोई निगम हो, चाहे मतलब कॉर्पोरेट हो, वो हो, कोई भी हो, ये मतलब व्यक्ति की मतलब डेफिनेशन मतलब वैधानिक व्यक्ति भी हो सकता है, कंपनी, निगम आदि सहित सब कुछ हो सकता है इसमें। तो विधि से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है। ये तो था नकारात्मक, इसका मतलब अवधारणा जो ब्रिटिश मूल से ली गई है, जिसकी हेडिंग है विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि के सामने सब एक जैसे है। एक ये जो है मतलब विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिकी मूल से ली गई है और सकारात्मक अवधारणा है। इसके अंदर क्या है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। मेरे साथ मेरी परिस्थिति वाले जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार होगा। अगर किसी की परिस्थिति अलग है तो उनके लिए फिर मतलब उनके समान जो लोग हैं वो उनके साथ समान व्यवहार होगा। बराबर। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। मेरी परिस्थिति अलग है, राष्ट्रपति की अलग है, तो दोनों के साथ एक ही व्यवहार नहीं कर सकते। मतलब दोनों के लिए एक ही कानून आप लागू नहीं कर सकते। ये कह रहा है, ये सकारात्मक है। ठीक है। पॉजिटिव तो है ये। बराबर। समान स्थिति वाले व्यक्तियों पर समान विधियां लागू होती है। सेम कहानी लिखी गई है। ये तीनों पॉइंट एक जैसे ही है, बस अलग अलग लिखे गए। समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। एक जैसे समान परिस्थिति वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, उनके साथ समान व्यवहार होगा। ये कहता है संरक्षण वाला जो विधियों का समान संरक्षण, वो अमेरिकी जो ओरिजिन जो है
ये जो मतलब पॉजिटिव मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, और जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो अपने मतलब ब्रिटिश ओरिजिन से है, और ये मतलब विधि के समक्ष मतलब समानता की बात करता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसका, चलो ये तो अपने मतलब समझ लिया। तो आपको आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे मतलब और कुछ दिया हुआ है इसके नीचे, टिप्पणी करके मैंने जो यहाँ लिखा है वो आप थोड़ा समझ लीजिए, ताकि ये पूरा मतलब आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो लिखा है ना मैंने, ये मतलब ये जो जो 3 लाइन लिखी है, ये 3 लाइन आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है। बाद में ये जो जो पॉइंट लिखे ना, ये वो पॉइंट है जो मतलब एग्जाम में आपके मतलब ऑप्शन में आ सकते हैं सेम लैंग्वेज के अंदर, वो भी मैंने लिख दी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब अनुच्छेद 14 यह कहता है कि उसका सार, जो ऊपर अपन ने पढ़ा, उसका सार यह है कि राज्य ऐसी विधि नहीं बना सकता जो कुछ व्यक्तियों को अनुचित रूप से विशेष लाभ प्रदान करे। विशेष लाभ प्रदान करे मतलब कुछ व्यक्तियों को ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता, या बिना किसी वेद कारण के भेदभाव करे। कोई अगर वेद को मतलब लीगल मतलब वैलिड को रीजन के बिना ही वो भेदभाव करे, ऐसा भी नहीं कर सकते। तथा फिर यदि इसके लिए कोई युक्ति संगत आधार हो, रीजनेबल कोई बेसिस हो उसके लिए, तो राज्य विभिन्न समूह के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कहा था ना, कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, वो सापेक्ष है। तथा भाई यदि इसके लिए कोई युक्तिसंगत आधार हो, भेदभाव करने का कोई मतलब वैलिड अगर कोई रीजन हो, तो राज्य विभिन्न समूहों के लिए के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता है। इसका अर्थ क्या है अब मैं यहाँ बताया, तो ये वापस मैंने यहाँ समझा रखा है। जो ऊपर समझाया था वो अपने मतलब दोनों के रूप में आपने देख लिया, फिर उसका सार मैंने यहाँ लिख दिया। अब एग्जाम में जो लाइन आएगी आपकी आर्टिकल 14 से रिलेटेड, वो भी मैंने आपको यहाँ बता दी है। वर्गीकरण स्पष्ट होना चाहिए, जो ये मतलब युक्ति संगत आधार जो है, जो मतलब भेदभाव करने के लिए मतलब बेसिस बनेंगे, उसका जो वर्गीकरण है वो स्पष्ट होना चाहिए और समझने योग्य होना चाहिए। ये एक वर्ड आएगा आपका एग्जाम में, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ठीक है, इंग्लिश वाले भी ध्यान रखना और हिंदी वाले भी ध्यान रखना। ये कभी कभी ये वर्ड हिंदी में मतलब लिखा जाता है, मतलब देवनागरी में भी ये लिखा जाता है। मैंने देखा है मतलब एग्जामों में कि ये वर्ड उन्होंने लिखा है वहां पे, मतलब देवनागरी में लिखा है। ठीक है, यह भिन्नता विधि के उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए। जो ये आधार आपने यहाँ बताए थे ना, वो मतलब किसी लॉ को फॉलो करने के लिए होने चाहिए। अपने मन से आपने मतलब कुछ भी बना दिया वो नहीं, बराबर, मतलब लॉ को फॉलो करने के लिए ये जो भिन्नता है उससे संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, मतलब रैशनल नेक्सस होना चाहिए उसका, मतलब रैशनलिटी होनी चाहिए कि हाँ वाकई में मतलब दो जो समूह है उसमें हम फर्क इस बेस पे कर सकते हैं, वो रैशनल होनी चाहिए वो चीज। ठीक है, उसका वर्गीकरण मतलब मनमाना नहीं होना चाहिए, जो अपन ने चाहा वो मतलब वर्गीकरण कर दिया, जो भी संसद ने चाहा वो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कृत्रिम या अनुचित नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है ऑप्शन के तौर पे। वो मैंने आपको यहाँ पे वो सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, अब इसके अपवाद मैंने कहा ना निरपेक्ष नहीं है, तो अपवाद हर फंडामेंटल राइट्स के हैं, अनटचेबिलिटी वाले फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के। अपवाद मतलब वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, युक्ति संगत जो प्रतिबंध है वो। इसका अपवाद 4 आर्टिकल आपको याद रखना है। 361, इसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट को कुछ मतलब इम्यूनिटीज दी गई है। 105 इसके अंदर मतलब सांसद जो है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनके सांसदों के लिए कुछ मतलब विशेषाधिकार है इसके अंदर। 194 ये मतलब एमएलए के लिए है ना, विधानसभा के मतलब एमएलए के लिए भी कुछ मतलब विशेषाधिकार हैं, वो है 194। और 31C इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। 31C एक ऐसा आर्टिकल है जो इस लड़ाई का बेस है सारे की सारी। मैंने बताया था लड़ाई एक ही है, संसद की और जुडिशरी की। तो जो लड़ाई है वो लड़ाई का बेस ये बनता है 31C। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये तो मैंने आपको मतलब बता ही दिया। इसमें तुम्हें क्या है मतलब, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के कुछ प्रतिरक्षाएं प्राप्त होती है, को कुछ प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटीज प्राप्त होती है। जैसा कि क्या है देख लीजिए, ये एग्जाम में आ सकती है मतलब ऑप्शन के तौर पे। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन और पालन के संबंध में किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जो भी राज्यपाल राष्ट्रपति करेंगे
जो भी डिसीजन वो लेंगे, जिस भी एक्ट पे वो साइन करेंगे, जो भी ऑर्डर पे वो साइन करेंगे, ऑर्डिनेंस पे साइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है वो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उनके उनके पदावधि के दौरान जब वो इन हाउस और इन ऑफिस है, वो जो वो चेयर पे बैठे हुए हैं के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो नहीं हो सकता। बराबर, सिविल की बात नहीं हुई है। क्रिमिनल प्रोसीजर दो तरह की चीजें होती है ना, एक तो सिविल केसेस होते हैं, एक क्रिमिनल केसेस होते हैं। अपन आगे देखेंगे, ये आएगा अब सिलेबस में है ये। जब अपन जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को फिर बाद में दो भागों में बांटा रहता है। एक सिविल का न्यायालय होता है, एक अपना क्रिमिनल जो कोर्ट्स होते हैं वो होते हैं। तो वहां पे अपन इसको पढ़ेंगे। तो कोई भी मतलब क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो इनके खिलाफ नहीं हो सकता जब तक कि वो ऑफिस में हैं, जब तक कि वो राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी सीट पे हैं, तब तक नहीं हो सकता। उनके पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती, या कारावास जो भी है वो नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक वो ऑफिस में है तब तक। उनके व्यक्तिगत क्षमता में किए गए कार्य, जो भी उन्होंने काम किया है व्यक्तिगत क्षमता में, के संबंध में दीवानी कार्रवाई, मैंने कहा था ना ये आपराधिक कार्रवाई है, ये तो हो ही नहीं सकती। दीवानी कार्रवाई हो सकती है केवल 2 माह पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, उसके लिए भी 2 महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। दीवानी में सिविल कोई अगर मतलब कार्रवाई है तो उसके लिए 2 महीने पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद में कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। ये इम्यूनिटीज मिली है इनको, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। 1045 के अंदर मैंने बताया आपको, संसद के सदस्य मतलब राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसके जो सांसद है उनको कुछ विशेषाधिकार मिले। और क्या विशेषाधिकार मिले जब अपन पढ़ेंगे संसद, जब अपन 105 वाला मतलब आर्टिकल पढ़ेंगे, आगे आएगा तब अपन देखेंगे क्या क्या विशेषाधिकार है उनके। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 194 है, ये सेम की सेम है। राज्य में जो एमएलए मतलब उनको कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। वो कौन से विशेषाधिकार है जो अपन स्टेट पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे। 31C 31C, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अनुच्छेद 31C लागू होता है, वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। जहां पे भी मतलब 31C इन हो गया, वहां 14 आउट हो जाएगा। बराबर। अब ये क्या है क्या नहीं, अभी समझते हैं अपन। इसके अनुसार राज्य द्वारा अनुच्छेद 39 ये एक डीपीएसपी है। ठीक है, नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, ये उसका एक आर्टिकल है। के, बी और सी, 39B और 39C अच्छे से पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। अनुच्छेद 31C काफी महत्वपूर्ण है, इस पर हम YouTube क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी आज का वो दिन आ गया जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बट आपको ध्यान रखना है अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी ध्यान रखना है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसका भी ध्यान रखना है। और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पॉलिटी सबसे आसान बना के अपन रहेंगे आप सबके लिए, बहुत आसान है पॉलिटी, अगर थोड़ी समझ आ जाए तो। ठीक है, इसके अनुसार राज्य द्वारा अनुच्छेद 39B और 39C, ठीक है, में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के उद्देश्य से बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन करती है। इसमें इन्होंने ये लिखा है देखो मैं आपको बता देता हूँ। मौलिक अधिकार तो वो है जो संविधान लागू होते हमें मिल गए, वो सरकार को हमें देने, संसद को हमें देने ही देने। अगर वो नहीं देगी तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद में आते हैं नीति निर्देशक तत्व। उसके अंदर वो मतलब प्रावधान है जो संविधान लागू होते ही वो नागरिकों को नहीं मिल रहे। उसमें वो ये था एक मतलब आप कह सकते हैं मतलब पोस्ट डेटेड चेक है वो, कि मतलब बाद में इनको मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा, हम लोग मतलब इंडिया का मतलब डेवलपमेंट होगा, तब ये जो प्रावधान है वो धीरे धीरे मतलब लागू करेंगे अपन, मतलब सरकार लागू करेगी। ये संविधान के निर्माताओं ने सोचा था। ठीक है, तो जो संविधान मतलब प्रारंभ होते ही हमें अधिकार मिल गए, वो तो मौलिक अधिकार मतलब कहलाते हैं। और वो अधिकार जो हमें बाद में धीरे धीरे सरकार हमें देगी, मतलब जैसे मतलब अपना डेवलपमेंट होगा अपनी कंट्री का, मतलब हर तरह से, इकोनॉमिकली हो चाहे सोशली हो, है ना, हर तरह से जब डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे फिर वो वाले जो प्रावधान है जिनको हम नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं,
वो भी धीरे धीरे मतलब पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर एक 39C एक दीदी तत्व है, सॉरी 39B और C। इसके जो उद्देश्य हैं, मैंने कहा था ना, देश आजाद हुआ तब वो सारे के सारे जो अधिकार है निधि जो निर्देशक तत्व है वो हमें नहीं मिले, वो धीरे धीरे मिलने वाले थे। तो सरकार को उन 39B और C के अंदर जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। तो 39B और C के अंदर जो लिखा हुआ है कि वो आपको मतलब पूरे करने हैं जब भी सहूलियत हो, ये मतलब संविधान के निर्माताओं ने का एक मतलब निर्देश है, मतलब एक तरह से, ठीक है, स्टेट के लिए मतलब राज्य के लिए कि आपको ये पूरे करने हैं। तो 39B और C के अंदर जो भी लिखा हुआ है अपन आगे पढ़ेंगे, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आप ये मान लीजिए बस। 39B और C को पूरा करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स नंबर 14, 19 एंड 31 ये अगर इनका उल्लंघन भी होता है तो इस आधार पे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। 14, 19 और 31 ये मौलिक अधिकार है। मैंने कहा था मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोर्ट में जा सकते हैं अपन। लेकिन 31C ये कहता है कि अगर 39B और 39C के अंदर जो प्रावधान लिखे गए हैं, 39B और 39C एक नीति निर्देशक तत्व है जो कि सरकार को टाइम जब उसको सहूलियत होगी तब वो संसद उसको लागू करेगी, मतलब उसके लिए कोई बिल बनाएगी, कोई कानून बनाएगी और उनको मतलब इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो 39B और 39C के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अगर 14, 19 और 21 जो मौलिक अधिकार है इनका हनन होता है तो इस बेस पे कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते। मतलब आप क्या बोलते हैं इसका मतलब, जो भी मतलब कानून बनाएगी अगर 39B और 39C के मतलब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अगर संसद कोई कानून बनाती है तो इस बेस पे मतलब उस कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि आपने 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया है। कुल मिला के वापस मैं आपको लेमस लैंग्वेज में बता देता हूँ। इसमें क्या है, 39B और C के अंदर कुछ मतलब उद्देश्य हैं जो पूरे करने हैं सरकार को। जब संविधान लागू हुआ तब वो पूरे नहीं कर सकती थी क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हम सोशली भी थोड़े से पीछे थे बाकी कंट्रीज से, तो वो सारे के सारे चीजें हम नहीं कर सकते थे। तो फिर संविधान के निर्माताओं ने क्या करा कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये इसके अंदर कुछ मतलब आर्टिकल्स दिए उसमें, और उसमें कुछ लिखा है, मतलब हर आर्टिकल में कुछ लिखा हुआ है। मतलब वो आप ये समझते हैं कि एक तरह से मतलब संसद के लिए वो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शंस है कि आपको ये धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता है, सोशली है मतलब इकोनॉमिकली है, तो ये जो आर्टिकल्स हैं 36 से 51 तक ये आपको धीरे धीरे पूरे करने की कोशिश करनी है। ये निर्देश थे एक तरह से जो भी संविधान के निर्माता थे मतलब उनकी तरफ से संसद को। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 31C के अंदर लिखा हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 39B और C जो के अंदर जो लिखे हुए जो निर्देश है जो संसद को पूरे करने थे बराबर, उनको पूरा करने के लिए अगर उनको पूरा करने के दौरान अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 का हनन होता है, ये मौलिक अधिकार है तीनों, 14, 19, 31 इनका अगर हनन होता है तो भी इस आधार पे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। 39B और C को पूरा करने के लिए इन तीन फंडामेंटल राइट्स की बलि दे सकते हैं। इसमें ये लिखा है लेमस मैंने आपको बता दिया है। 31C में ये लिखा, ये 31C है, 31C है, 39BC आगे है। 31C ये कहता है कि 39B और C के अंदर जो लिखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए 14, 19 और 31 का बलिदान दिया जा सकता है। इस आधार पे कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको। अगर वो 14, 19, 20 और 31 को हर्ट कर रहा है, 39B और C को पूरा करने के लिए कोई कानून बनाते हैं और वो 14, 19 और 31 को हर्ट करता है, अगर उसका मतलब वायलेशन करता है अगर, तो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट के अंदर। आसान भाषा में मैंने समझा दिया है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो
वापस आप पीछे जाना और समझ लेना। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। 31 ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी चलेगी। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होने वाली है, यही तो कहानी लास्ट तक चलेगी। यही ऐसे ये जो नीति तत्व है ना 39 बी और सी, ये फंडामेंटल राइट से भी ऊपर है। अभी अपने यहाँ पढ़ा ना, फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट हो सकते हैं 14, 19, 31 वाले। इन दोनों को पूरा कर 39 बी और 39 सी को पूरा करने के लिए, इसका मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स सर्वोपरि हैं, उनको वरीयता है डीपीएसपी के ऊपर, हर डीपीएसपी के ऊपर वरीयता है एक्सेप्ट 39 बी एंड सी। यही तो लड़ाई चली थी पूरी की पूरी। आप बोले केशवानंद भारती देखो, आप मिनर्वा मिल्स देखो, आप 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखो, आप 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखो, अब बहुत सारे जो केसेस हुए सारे के सारे आप देखो, उसमें सब में कहानी यही है। प्रॉपर्टी 39 बी और सी में प्रॉपर्टी लिखी हुई है, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, पढ़ेंगे अपन आगे। तो मैं वापस एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, 31 सी के अंदर ये लिखा है, अपवाद हुआ ना उसका, यहाँ पे हट हो रहा है, 14 हट हो रहा है, तो ये भी मतलब अपवाद ही हुआ एक तरह से। तो ये कह रहा है कि जहां पे भी 31 सी आ गया, इसको अगर मतलब पूरा करना है, अगर ये आ गया तो 14 आउट हो जाएगा। where 31C in आर्टिकल 14 गोज आउट। ओके, वापस समझा देता हूं। 31C में यह लिखा गया है कि 39B और C के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अगर 14, 19 और 31 जो कि मौलिक अधिकार है, 39B और C मौलिक अधिकार नहीं है, वो डीपीएसपी है, तो 39B और C को पूरा करने के लिए अगर 14, 19 और 31 की बलि भी देनी पड़े तो उसके आधार पे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये 31C के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अपन जब इसको आगे जब केसेस के आधार पर देखेंगे ना, तो आपको और वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी जो अभी जो मैंने बातें बोली मतलब पिछले 5-7 मिनट के अंदर, वो सारी बातें आपको उस टाइम याद आ जाएगी, ठीक है। अब 4 तो ये हो गए अपने अपवाद, 1-2 अपवाद ये नॉर्मल वाले अपवाद है, वो आप देख लीजिए, उसमें कोई मतलब खास बात है नहीं। विदेशी संप्रभु और राजनयिकों को आपराधिक तथा दीवानी कार्रवाई से प्रतिरक्षा मिलती है। जो यूएनओ के जो लोग, सॉरी ये अपने जो एम्बेसडर है बाहर वाले, और मतलब विदेशी जो मतलब एम्बेसडर यहाँ पे आए हुए, उनके खिलाफ भी मतलब क्रिमिनल और सिविल केसेस है, मतलब उनके विरुद्ध इम्यूनिटी मिली हुई है उनको, ठीक है। यूएनओ के कोई अगर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है। अनुच्छेद 15 पे आते हैं अपन। मैंने बताया ना 14 से 18 समानता के अधिकार है। अब हम मतलब 15वां वाला पढ़ रहे हैं। कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव नहीं कर सकते कुछ आधारों पे, वो आधार कौन से वो अपन देखेंगे। 15A में 15(1) में लिखा हुआ है, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल, ये कितने लिखे हुए ये याद रखना, ये 5 लिखे हुए, ठीक है, ये 5 है। कभी कभी एग्जामों में जो इसका वो है क्रम भी पूछ लेते हैं, किस क्रम में लिखे हुए, ध्यान रख लेना। सबसे मतलब 5 मतलब आधार लिखे हुए हैं। सबसे पहला धर्म, जाति, धर्म सबसे बड़ा, फिर जाति, फिर उसका वंश, उसकी फैमिली, फिर उसका खुद का मतलब मेल है या फीमेल है, फिर उसका जन्म का हुआ है। इन 5 आधारों के ऊपर राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल इन 5 आधारों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी डायनेस्टी का हो, कोई भी आपके सेक्स का हो, या फिर कोई जो उसका मतलब रेजिडेंट है वो कहीं का भी हो, इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य। मौलिक अधिकार है ये आपका, ठीक है। 15(2) में ये लिखा हुआ है, धर्म, इसमें जाति नहीं है, जाति है सॉरी, धर्म, वंश, जाति, लिंग, फिर जन्म स्थान, ये सेम के सेम, ठीक है, के आधार पर निजी संस्थान भी नहीं करेंगे। निजी संस्थान, होटल, रेस्तरां, सार्वजनिक कुओं, बावड़ियों, तालाबों, मंदिरों आदि में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये चीजें सबके लिए अवेलेबल है। इसके आधार पे, इन 5 चीजों के आधार पे इन जगह पे भेदभाव नहीं हो सकता। रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो खाली मतलब मेल कोई अलाउ कर रहे हैं, गलत है। ये फंडामेंटल राइट है आपका उस रेस्टोरेंट में खाना खाना, फीमेल का भी। वो आपके साथ भेदभाव इसलिए नहीं कर सकता कि आप मेल है या आप फीमेल है
या फिर आप इस जाति के हैं या फिर आप किसी और धर्म के हैं, नहीं कर सकते वो भेदभाव आपके साथ, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर कोई मना करता है, उस निजी रेस्टोरेंट के खिलाफ भी आप क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट फिर उनसे जवाब मांगेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, गलत किया है, तो जो भी सजा होगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और लॉ के हिसाब से उसको दी जाएगी। सॉरी। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपन। यह उपबंध राज्य तथा निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव, राज्य और निजी दोनों इसके अंदर आएंगे। मैंने कहा था ना जब अपन ने स्टार्ट में पढ़ा था तब, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के खिलाफ भी कोर्ट के दरवाजे खुले और निजी अगर कोई है व्यक्ति या फिर कोई संस्थान, उसके खिलाफ भी हो सकता है। तो ये जो आर्टिकल है ये दोनों के खिलाफ है। ये 15(2) जो है, 15(2) ये दोनों के लिए है, मतलब निजी के लिए भी है और सरकार के लिए भी है, द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को निषिद्ध करता है, रोकता है उसको। जबकि पूर्ववर्ती उपबंध केवल राज्य के द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को निषिद्ध करता है। 15(1) सिर्फ राज्य का था, राज्य के खिलाफ ही उसके अंदर जा सकता है, लेकिन इसके अंदर दोनों में जा सकता है। अब भेदभाव निषेध के इस सामान्य नियम के 4 अपवाद। मैंने कहा ना, कोई भी निरपेक्ष अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार। ये आपके भेदभाव के जो भी है वो अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। 15(2) तक तो अधिकार दे दिए। अब उसके बाद में जो दे रखे वो उसके अपवाद है, वो भी आर्टिकल के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ साथ में लिख दिया है। खांसी हो रही है। हाँ, भारत में आरक्षण प्रणाली के संवैधानिक आधार, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए कि आप समझे कि जो आरक्षण है वो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से मिला है सबको आरक्षण। जो भी आरक्षण अपने संविधान में दिया हुआ है, जो मिला है, वो चाहे अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को हो, ओबीसी को हो, ईडब्ल्यूएस को हो, जो भी मतलब आरक्षण मिले हैं वो, या फिर मतलब वुमेन्स को हो, ये जो आरक्षण मिले हैं ये इसकी पृष्ठभूमि कहाँ है। तो इसकी पृष्ठभूमि अब यहाँ से शुरू हो रही है, आप ध्यान रखना। आर्टिकल 15(3) से हम यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला 15(3) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना और कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। महिलाएं और बच्चों के लिए विशेष योजना और कार्यक्रम बनाए सकते हैं, और बनाती भी है सरकार, आपको पता होगा। महिलाओं के लिए मतलब बहुत सारे स्कीम्स होती है, वो फीमेल के लिए, मतलब मेल के लिए क्यों नहीं बनाई? हो गया ना, मतलब फीमेल और मेल के अंदर मतलब डिफरेंस, मतलब भेदभाव हो गया ना। लेकिन वो मना कर रहा था कि 15(1) मतलब मना कर रहा था कि आप लिंग के हिसाब से भेदभाव नहीं करेंगे, मना कर रहा था, लेकिन हुआ ना। महिलाओं के लिए हम मतलब स्कीम्स अलग से बना रहे, बच्चों के लिए मतलब अलग से बना रहे, हुआ ना भेदभाव। और भेदभाव हुआ, इसका मतलब क्या? अपवाद हुआ। अपवाद तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कर सकता है ये संविधान में लिखा हुआ है, सरकार जानबूझ के नहीं कर रही है। ये संविधान अलाउ करता है सरकार को कि वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अलग से योजना या फिर कार्यक्रम स्टार्ट कर सकती है। 15(4) में क्या लिखा है वो देखिए। राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, सोशली और एडुकेशनली जो पिछड़े हुए वर्ग है, उसमें क्या क्या आता है? अनुसूचित जाति भी हो सकती है, अनुसूचित जनजाति भी हो सकती है, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी भी हो सकता है, मतलब अदर बैकवर्ड जो कम्युनिटी है वो भी हो सकती है, के लिए विशेष योजना और कार्यक्रम बना सकती है। उनके लिए SC ST OBC के लिए विशेष योजना या कार्यक्रम बना सकती है सरकार। ये 15(4) के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, ध्यान रखना ये वर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनके लिए, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है? 15(5) में सामाजिक और शैक्षिक सेम रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आरक्षण मिल सकता है, ये 15(5) में लिखा। तो IIT में मिलता है, IIM में भी मिलता है, एम्स में भी मिलता है। तो गवर्नमेंट की जो भी संस्थान है वहां पे भी सामाजिक और एजुकेशनली जो बैकवर्ड जो कम्युनिटीज है उनको रिजर्वेशन मिल सकता है, दिया जा सकता है। ये 15(5) में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जोड़ा गया है आपके 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा।
ये काफी जगह लिखा हुआ नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इन 93 संविधान संशोधन 2005 में इसको जोड़ा था 15/5 को, और कहा गया था कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके अंदर भी जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनको आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, यह प्रावधान सहायता प्राप्त तथा असहायता प्राप्त दोनों प्रकार के निजी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है, किंतु अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है ये। मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा सहायता प्राप्त एडेड है या फिर नॉन एडेड है, दोनों पे लागू होगा। ठीक है, लेकिन निजी जो अपना शैक्षणिक संस्थान है उन पर भी लागू होगा। लेकिन बात यह है कि जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट जो है, जो माइनॉरिटी के लिए ही बनाए गए हैं, जैसे मदरसा वगैरह होते हैं ना, तो वहां पे ये जो रिजर्वेशन है ये नहीं मिल सकता। ये संविधान में लिखा हुआ है, माइनॉरिटीज में नहीं मिलेगा। ठीक है, माइनॉरिटी वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए बनाया गया है, इसलिए नहीं मिलेगा। अब टिप्पणी इसकी क्या है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, वो अपन देख लेते हैं। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 ने सभी केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों जिनमें IIT IIM भी सम्मिलित है में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। 2005 में ही ये हो चुका था। %27 आरक्षण दिया था उनको 2005 में, ओबीसी को IIT और IIMs के अंदर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। ये सरकार ने ये संशोधन लाया, कोर्ट में बात गई कि ये सही है या गलत है, तो कोर्ट ने कहा ये सही है। और इसके क्रियान्वयन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमी लेयर को बाहर रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने ये भी कहा साथ में, आप सारे के सारे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दे सकते, जो ऑलरेडी सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से सक्षम है, जो कम्युनिटीज मतलब ओबीसी के अंदर, उनको आप आरक्षण नहीं दे सकते। मतलब उसके लिए एक व्यवस्था करें क्रीमी लेयर की, कि एक को मतलब फिक्स मतलब इनकम होगी और फैमिली इनकम, उसके ऊपर जो इनकम होगी वो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा, उसको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग से आता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो क्रीमी लेयर की सबसे बड़ी डेफिनेशन जो बात की गई थी वो यहाँ की गई थी, ये 2005 के अंदर मतलब कोर्ट ने कहा था ये। ठीक है, अब अनुच्छेद 15(6) ये समझ में आ गया आपको? 15(6) ये 93 है, ये याद रखना बस। 15(6) राज्य आर्थिक रूप से ये क्या है फिर, ये भेदभाव ही तो हो रहा है ना, ये भेदभाव इसलिए क्या है, अपवाद है, ये 15 के अपवाद है, 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6). ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये 4 अपवाद है इसके, हमारी 4th अपवाद पड़ रहा है 15(6) के अंदर। राज्य आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक यहाँ आर्थिक आ गया, ठीक है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है वो से कमजोर वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष कोई कानून वगैरह बना सकता है जी, जिनमें शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी आरक्षण, एक तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आरक्षण, एक चीज तो ये, तथा विशेष योजनाओं में सम्मिलित है, भी सम्मिलित है, मतलब विशेष योजनाएं भी बना सकता है, जो मतलब इकोनॉमिकली मतलब बैकवर्ड जो कम्युनिटीज है मतलब उनके लिए शैक्षणिक संस्थान मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी मतलब आरक्षण दिया जा सकता है, और उनके लिए विशेष योजनाएं भी बनाई जा सकती है। सिन्हो आयोग की सिफारिश पर ये आर्थिक रूप से पिछड़े, ठीक है, और कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि SC ST मतलब ओबीसी नहीं, जनरल भी इसके अंदर इंक्लूड है, जो अगर आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो सिन्हो आयोग ने यह कहा था कि सिफारिश पर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 जो जोड़ा गया, उससे ये 15(6) जोड़ा गया था, और ये किसकी सिफारिश पे? सिन्हो कमीशन की सिफारिश पे। और ये क्या है मतलब 103वां ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण मिला है 10%, वो। ठीक है, टिप्पणी अब इसकी देख लेते हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो अनुसूचित जाति, अच्छे से पढ़ना, ये हम सिर्फ जनरल मान बैठते हैं एग्जाम में, हमारी मतलब परसेप्शन समाज में क्या है वो लिखा हुआ नहीं आएगा।
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आएगा, और हम उसको गलत कर बैठेंगे। कि हम तो आज तक ये समझते आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सिर्फ जनरल के लिए है। वो इनडायरेक्टली जनरल के लिए ही होता है। तो क्यों होता है मतलब इनडायरेक्टली जनरल के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लेकिन उसकी जो वर्ड लिखे हुए हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, वो क्या लिखे हुए एग्जाम में वो दिया हुआ होगा, और आप उसको आप गलत कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है इसका। इसमें क्या लिखा हुआ है, 103 के द्वारा जो संविधान संशोधन 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इसमें जनरल नहीं लिखा हुआ है। पहली बात तो ये, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण, 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यमान किसी भी आरक्षण योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। हो इसका भी सकता है, इसका भी सकता है, इसका भी सकता है। अगर उनको उनकी खुद की कैटेगरी में आरक्षण मिल रहा है तो फिर वो इस 10% के अंदर उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो बचता कौन है फिर, सिर्फ जनरल ही बचता है। इनडायरेक्टली वो जनरल को ही मिला है। लेकिन लैंग्वेज ये आप ध्यान रखना, ये यहां लिखा हुआ है, अनुचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए विद्यमान किसी भी आरक्षण योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है अगर, तथा यह आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रदान किया गया है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी प्रदान किया गया है। 10% आरक्षण एडमिशन के टाइम भी ईडब्ल्यूएस में मिलेगा उनको, बराबर, दोनों में, नौकरी में भी, सॉरी नौकरी वाला मतलब आगे आएगा। जो 15(6) है ना, यहां तक अपन सिर्फ योजनाओं की बात कर रहे हैं और शैक्षणिक मतलब संस्थानों में आरक्षण की बात कर रहे हैं। नौकरियों का आएगा वो जो 16 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16 उसके अंदर नौकरियों का आएगा। ये 15 और 16 दोनों मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड ही है। 15 है वो योजना, और उसके साथ में अब तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो रिजर्वेशन है वो उसकी बात करता है, ठीक है। तो 15(5) जोड़ा गया था 93 से, और 15(6) जोड़ा गया था 103 से, है ना, 10 का फर्क है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 16, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। ये रोजगार वाली बात है, मतलब एम्प्लॉयमेंट वाली बात हो गई, वो थी मतलब एजुकेशन वाली बात, ठीक है। राज्य सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। 16(1) में लिखा हुआ, क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। किसी भी नागरिक के साथ केवल, ये देख लो यहाँ 7 आधार है, उसमें 5 थे, ठीक है। आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 16 के अंदर 7 आधार दिए गए जिनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 के अंदर 5 आधार थे, और वो 5 आधार अब हमने देख लिए कौन से थे। अब यहाँ देखते हैं, धर्म, वंश, जाति, लिंग, वंशानुक्रम, जन्म स्थान और निवास। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 के आधार पर किसी भी राज्य के अधीन रोजगार या पद के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है, और नहीं उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। इन 7 आधार पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। अब इसके भी 4 अपवाद है, उसके भी 4 अपवाद थे, इसके भी 4 अपवाद है। पहला अपवाद है 16(3) के अंदर जो लिखा हुआ है, ये अपवाद भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, हमने नहीं निकाले पढ़ के कि हमने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखे हुए हैं। 16(3) में लिखा हुआ, संसद किसी राज्य में कुछ विशेष रोजगार या नियुक्तियों के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है, निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है, ठीक है। ये अपवाद है, ये अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लागू है। ये 16(3) का प्रावधान सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो उससे अलग हुआ था उनके अंदर ही लागू है। निवास स्थान के आधार पर नौकरियां वो दे सकता है, वो एक मतलब भेदभाव कर सकता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकंड 16(4), राज्य उन पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आ गया आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण आ गया। 16(4), राज्य उन पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जो राज्य सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखते हैं। ओबीसी के लिए आरक्षण हो सकता है स्टेट की एम्प्लॉयमेंट के अंदर, रोजगार में, स्टेट या यूनियन, वो किसका भी,
ओबीसी के लिए हो सकता है, एससी के लिए हो सकता है, एसटी के लिए भी हो सकता है। यही ये 16(4) में लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है रिजर्वेशन की जो प्रावधान है, खुद से कुछ नहीं दिया गया है, कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मूल संविधान में लिखा हुआ था। ठीक है, अब हम कहानी पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा ये ऊपर वाला 16(4). अब हम थोड़ी एक मतलब कहानी पढ़ेंगे, ओबीसी वाली कहानी। ओबीसी को जब आरक्षण मिला वो ये क्रीमी लेयर की का जो कॉन्सेप्ट है वो, और पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में भी मतलब आरक्षण। जब आप लगे थे, आपने एग्जाम दिया, तब तो आरक्षण से आपको जो फायदा मिला वो तो है ही है। उसके बाद में जब आपका प्रमोशन होगा, बराबर, उसमें भी आरक्षण। ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसकी मतलब पृष्ठभूमि रही है स्टार्ट से एंड तक, आज की कंडीशन है, वहां तक हम एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ये कहीं और इस तरह से नहीं समझाया गया जिस तरह से वॉर रूम की टीम ने जो मेहनत करके ये सब कुछ बनाया है। यहाँ से आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये पदोन्नति मतलब आरक्षण क्या होता है, कैसे मिला है, मतलब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, और ओबीसी का जो मतलब आरक्षण है वो सारा कुछ। ओबीसी का आरक्षण लिखा हुआ नहीं था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बाद में दिया गया है ना। ये कहानी शुरू होती है 1953 में, काका कालेकर की अध्यक्षता में फर्स्ट मतलब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। एक फैक्ट है, पढ़ना है आपको, याद रखना है। काका कालेकर की अध्यक्षता में एक अदर बैकवर्ड जो कम्युनिटी का कमीशन बना था, फर्स्ट वो काका कालेकर की अध्यक्षता में बना था 1953 में। 1979 में हम आते सीधे अभी, बीपी मंडल की अध्यक्षता, सेकंड जो ओबीसी का कमीशन बना था उसके अध्यक्ष मतलब बीपी मंडल थे, का गठन सामाजिक और शैक्षिक रूप से, सोशली और एजुकेशनली रूप से पिछड़े वर्गों, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो कम्युनिटीज थी की स्थिति की जांच करने के लिए किया गया था। एससी बीसी के लिए बीपी मंडल कमीशन, ओबीसी का जो कमीशन था उसका गठन किया गया था। इसने क्या क्या मतलब रिकमेंडेशन दी, अनुशंसा इसने क्या दी, इसने ये कहा कि ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। ये बीपी मंडल ने कहा था। मंडल का मंडल याद होगा, ये मंडल साहब वही है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश इन्होंने की थी सबसे पहले 1979 में का प्रावधान, जिसमें कुल आरक्षण 50% हो जाएगा। एससी एसटी और भी आरक्षण मिला के सारा आरक्षण, और ये 27% ये सब मिला के कुल आरक्षण 50% हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको ये ध्यान रखना। अब 1990 में आते हैं। 1990 में वीपी सिंह जी की सरकार थी। वीपी सिंह सरकार ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी 1990 में। ठीक है, 1991 नरसिम्हा राव सरकार, मतलब मनमोहन सिंह जी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो वाली सरकार। नरसिम्हा राव सरकार ने दो परिवर्तन प्रस्तुत किए इसमें, जो उन्होंने कहा था उसके अंदर दो परिवर्तन किए। क्या किए कि 27% आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर गरीब वर्गों को वरीयता, मतलब आर्थिक मापदंड, पहले मतलब क्रीमी लेयर की कहानी शुरू हो रही है अब धीरे धीरे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 27% आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर, उसके अंदर भी जो गरीब वर्ग है उसको वरीयता दी जाएगी। मतलब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है, मतलब आर्थिक मापदंड डाल दिए यहाँ पे। उच्च जातियों के लिए, गरीब वर्गों के लिए भी नौकरी में अतिरिक्त 10%। 1991 में ही ईडब्ल्यूएस की बात हो चुकी थी, ये ईडब्ल्यूएस की बात हो चुकी थी उच्च जाति के मतलब गरीब वर्गों के लिए। पहली बार ईडब्ल्यूएस की बात नरसिम्हा राव सरकार जो थी उन्होंने कर दी थी 1991 में, 10% आरक्षण देने के बाद। ये कोई नई चीज नहीं हुई है अभी। ठीक है, अब 1992 में आते, ये सब जो यहाँ पे सब सरकार जो कर रही है, जुडिशरी भी तो कुछ उसका भी तो रोल अभी आएगा। आप आरक्षण दे रहे हो, 27% दे रहे हो, 10% जो मतलब जनरल के जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए उनको भी आप दे रहे हो। जो भी आप कुछ कर रहे हो, जो भी मतलब घटना घट रही थी हमारे देश में, तो जुडिशरी शांत कैसे बैठेगी?
आ गई अब जुडिशरी। इस केस में अब जुडिशरी 1992 में सबसे पहले एंटर हुई इंदिरा साहनी विवाद के जरिए। इंदिरा साहनी वाद का निर्णय जो कोर्ट ने कहा वो क्या कहा इस केस में? इस केस में ये कहा कि कुछ शर्तों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा उन्होंने। अब कुछ शर्तों के साथ ओबीसी को 27% आरक्षण आप दे सकते हैं, ये कोर्ट ने कह दिया। मतलब वो जो ऊपर दिया था मान्यता मिल गई उसको। ओबीसी आरक्षण के लाभों से क्रीमी लेयर को बाहर रखने का निर्देश, क्रीमी लेयर पहली बार यहां डिस्कस हो चुका है, हुआ इंदिरा साहनी केस में, उसको बाहर करो। और वो किस क्रीमी लेयर को मतलब कैसे पहचानेंगे, क्या मापदंड होगा, उसकी भी कहानी अब आएगी आगे, ठीक है। ओबीसी आरक्षण के लिए के लाभों से अब क्रीमी लेयर उन्नत वर्ग जो ओबीसी में भी जो मतलब ज्यादा पैसे वाले हैं या फिर ज्यादा मतलब पढ़े लिखे हैं, सोशली है, इकोनॉमिकली है, एजुकेशनली है, वो को बाहर करने का निर्देश दिया कोर्ट ने। 27% तो देना है, लेकिन उसमें से भी जो ज्यादा पैसे वाले उसको बाहर निकालो। कोर्ट ने ऐसा कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, कोर्ट ने ऐसा कहा है, उसको मैं लेमस लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। गरीब उच्च जातियों के लिए अतिरिक्त 10% अस्वीकार कर दिया कोर्ट ने, ये ईडब्ल्यूएस उस टाइम हटा दिया। जो नरसिम्हा राव ने जो कहा था कि 10% ईडब्ल्यूएस को भी मिलना चाहिए, जो इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन है, जो उच्च जातियों में मतलब जनरल के अंदर, उनको 10% जो आरक्षण की बात की थी नरसिंह राव सरकार ने जो की थी वो बात, उसको उन्होंने नकार दिया। उच्च जातियों के लिए, गरीबों के लिए नौकरियों में अतिरिक्त 10% आरक्षण जो उन्होंने कहा था उसको नकार दिया कोर्ट ने, ये यहाँ पे, ठीक है, अस्वीकार किया। कोर्ट ने हटा दिया कि ये संवैधानिक नहीं है, गलत है, हटा उसको। कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ने यह भी कहा। जितना भी आप आरक्षण दे रहे हो दे दो, 50% सीटें जो रिजर्व हो रही है वो 50% ही होनी चाहिए, उससे आगे नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ने ऐसा कहा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, ठीक है। वो असाधारण परिस्थितियां कौन सी है आपको भी वो देखने की जरूरत नहीं है, वर्ड जरूर याद रखना, वो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। यह भी कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बार आरक्षण दे दिया, नौकरी लग गई, अब प्रमोशन में भी आरक्षण दो, ये कोर्ट ने कहा ये गलत है, ये असंवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए। बंदा अपनी जो भी उसको सामाजिक और आर्थिक एजुकेशनल जो बैकवर्ड था, वो उसकी नौकरी लगने के बाद वो ऊपर आ जाएगा, तो आ चुका है जब ऊपर, तो उसको फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? कोर्ट ने ऐसा सोचा होगा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा उसके बारे में, कोर्ट ने ये सोचा, तो कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन के अंदर प्रमोशन नहीं होना चाहिए, सॉरी, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने ऐसा कहा। यह केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर लागू होगा, स्टार्ट पर जब आपकी जॉब लगेगी, आपको जब रोजगार मिलेगा, तब जो पोस्ट है, जो नियुक्तियां है, उसके अंदर आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। नेक्स्ट, 50%, एक वर्ड में आपको बता रहा हूँ, ये सारी मतलब एक जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ये हर जगह एक साथ नहीं लिखी हुई होती है, ठीक है। और क्या उन्होंने बोला कि 50% की सीमा के अधीन रहते हुए, 50% की सीमा के अधीन रहते हुए बैकलॉग रिक्तियों के लिए मतलब कैरी फॉरवर्ड नियम को मान्यता दे दी। 50% रिजर्वेशन ही रखना है, अगर बैकलॉग भी कुछ है, कुछ मतलब पोस्ट मतलब भरी नहीं गई थी, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन जो 50% की जो सीमा है वो नहीं टूटनी चाहिए। कुछ पोस्ट पहले खाली रह गई थी, उसको आप मतलब नेक्स्ट वैकेंसी में आप कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हो, जो रिजर्व सीट थी वो खाली रह गई थी, वो कर सकते हो आप, लेकिन वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सब मिला के। उस वैकेंसी का जो नई वैकेंसी है उसके अंदर जो सीट है वो 50% से ज्यादा रिजर्व नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैरी फॉरवर्ड वाला नियम ये था, ठीक है। नेक्स्ट, आरक्षण सूची में शामिल कर दें और हटाने के लिए ये भी उस जजमेंट का ही एक हिस्सा था कि आरक्षण सूची में शामिल और हटाने के लिए एक स्थायी वैधानिक निकाय स्थापित करने की अनुशंसा की कोर्ट ने कहा। एक लीगल मतलब स्टेचुटरी एक मतलब बॉडी बनाओ आप, जो इसकी आरक्षण सूची में मतलब किसको शामिल किया जाए या किसको हटाए उसकी देखरेख करे, मतलब उसकी रिसर्च करे, उसके लिए एक आपको स्टेचुटरी
जो बॉडी है वो आपको बनानी चाहिए। अब 1993 कोर्ट ने तो एक कह दिया 1992 में इंदिरा साहनी केस के अंदर। अब 1993 की अपन जब बात करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। कोर्ट ने कहा था ना कि ऐसा कोई मतलब जस्टिस को बॉडी बनानी है, तो इन्होंने क्या करा कि एक मतलब कमेटी का गठन किया, रामनंदन कमेटी 1993 में। एक अधिनियम, फिर एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय ये बॉडी जो मतलब कोर्ट ने कहा था कि एक मतलब वैधानिक बॉडी होनी चाहिए, तो इन्होंने बॉडी बना दी 1993 के अंदर। एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की स्थापना की गई। ये क्या हुआ? अधिनियम, इसका मतलब एक्ट है, ये एक्ट है, कानूनी संस्थान है, ये वैधानिक संस्थान है, ये संवैधानिक संस्थान नहीं है। एनसीबीसी अभी तक 1993 तक जब वो बनी थी, वो एक एक्ट से बनी थी। एनसीबीसी मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था 1993 में, जब बना था तो वो क्या था? मतलब वैधानिक आयोग था, संवैधानिक आयोग, संविधान में नहीं लिखा हुआ था वो। धीरे धीरे इसको संवैधानिक भी दर्जा दिया जाएगा, अभी आगे अपन पढ़ेंगे। 1995 की कहानी क्या हुई? 16(4)A जोड़ा गया। एक 16(4)A क्या है वो अपन यहां अभी पढ़ लेते हैं। 16(4)A में 77 संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 16(4)A, 16(4) हमने पढ़ लिया है, जो हम पढ़ रहे थे वही था ऊपर। अब 16(4)A के अंदर क्या किया कि सरकार ने अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा और पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दे दी। मैंने कहा था ना, जुडिशरी कुछ बोलेगी तो सरकार को एक्शन लेना ही लेना है, सरकार कुछ करेगी तो जुडिशरी को एक्शन लेना है। और ये कहानी सारी फंडामेंटल राइट के अंदर ही चलती है। ये युद्ध जो चलता है, ये जो लड़ाई चल रही है, ये सब कुछ फंडामेंटल राइट्स के इर्द गिर्द ही चलती है। इंदिरा साहनी केस में उन्होंने कहा था कोर्ट ने कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, बराबर। सरकार ने क्या करा? संविधान में संशोधन ही कर दिया, लिख दिया वहां, संविधान में ही लिख दिया आरक्षण मिलेगा पदोन्नति के अंदर। 16(4)A जोड़ा गया 77 वे संविधान संशोधन अधिनियम से, ठीक है, आरक्षण अनुमति दे दी 2000 के अंदर। 1995 से सीधा अब 2000 में आ जाओ। यहां से उन्होंने जोड़ा है 16(4)B, सरकार ने जोड़ा है। ये था 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2000। यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। थोड़ा हमारी टीम समझती है, बार बार चीजों को लिख के नोट्स बड़े नहीं करती है, उनको पता है कि आगे सामने लिखा हुआ है, और आरएस का स्टूडेंट है तो यहाँ वो ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेगा, उसको पता है कि यहाँ लिखा हुआ है 2000 और 1995, तो यहाँ पे वो ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। वो आरएस का स्टूडेंट है, वो समझते हैं ऐसा, मैं भी समझता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है। तो 81 वा संविधान संशोधन अधिनियम जो 2000 के अंदर आया था, उसमें उन्होंने 16(4)B जोड़ा और उसके बैकलॉग की रिक्तियां को भरने के लिए 50% से अधिक आरक्षण की अनुमति दे दी उन्होंने। अब समझ में आया? ये बैकलॉग हुआ, ये पदोन्नति के अंदर आरक्षण हुआ, ये आज तक कुछ समझ में नहीं आता था। आप पढ़ते जरूर थे लेकिन समझ में नहीं आता था। अब समझ में आया? इंदिरा साहनी केस में दोनों चीजों को उन्होंने मना किया था कोर्ट ने। अब कोर्ट मना करेगी तो सरकार के पास क्या बचता है? संविधान में संशोधन कर दो, फिर तो कोर्ट क्या ही करेगी। संविधान में संशोधन कर दिया उन्होंने। 16(4)A के अंदर प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दे दिया। 16(4)B के अंदर वो जो 50% की कैप थी कैरी फॉरवर्ड के मामले में, उसको भी तोड़ दिया, ठीक है। बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए 50% से अधिक आरक्षण की अनुमति मिल गई, दे दी। 16(4)B 2018 के अंदर आते हैं अपन, सीधा 2018 के अंदर आते हैं। ये जो यहाँ बनी थी ना, ये वैधानिक संस्थान थी 1993 के अंदर। अब 102वां संविधान संशोधन, यहाँ पे भी ईयर नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ, और आप आरएस के स्टूडेंट है, आप समझ सकते हैं अच्छे से। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, नया अनुच्छेद 338B जोड़ा गया, 338B जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से 102 संशोधन से 38B जोड़ा गया, जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। अब वो संविधान में लिखा हुआ है, ये आयोग जो है वो संविधान में है। पहले वैधानिक था, एक एक्ट से बना था पहले, ठीक है। अब संविधान में जोड़ दिया, 338B के अंदर लिखा हुआ है। ये
इसका प्रोविजन 338 बी के अंदर, और ये जोड़ा गया है 102 संविधान संशोधन से। आगे सारी कहानी समझ में अच्छा लग रहा है ना? ऐसे ही पूरी पॉलिटी करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे आपके। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना, फिर आपका काम एक ही बचता है, आपके पास है ये नोट्स, पढ़ो इसको, जिस भी तरह से आप अपने माइंड में इसको स्टोर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को आप अपने तरह से कीजिए। कोई भी आपको ये बताने नहीं आएगा, लिखना आपको है वहां पे। ये तो चलो मतलब प्रीलिम्स की बात है, मेंस की बात करें तो लिखना आपको है। तो आपको ही पता होना चाहिए कि आप किस तरह से किस चीज को अपने माइंड में डाल रहे हैं, किस तरह से किस चीज को याद रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं मतलब इन्फॉर्मेशन को, किस तरह से उसको फ्रेम करेंगे। ये आपका खेल है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। लिखना अगर है तो वो आप कैसे क्या तैयारी करते हैं वो है। स्पून फीडिंग नहीं हो सकती आरएस के अंदर। मैं आपको आरएस नहीं बना सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी टीचर, कोई भी मतलब एडुकेटर किसी को भी सिविल सर्वेंट बना नहीं सकता। हेल्प जरूर कर सकता है, उसको डायरेक्शन जरूर दे सकता है, उसको टूल्स दे सकता है कि ये चीजें आपको यूज कर दी है, ये इसका रास्ता है, ये बता सकता है एक एडुकेटर। लेकिन कोई भी एडुकेटर किसी भी एस्पिरेंट को सिविल सर्वेंट बना नहीं सकता, वो खुद बनता है सिविल सर्वेंट। आप आरएस तब बनेंगे जब आपके पास आरएस बनने के गुण हैं, इनबिल्ट है आपके पास। आप सोचते हैं ऐसा, आरएस के जैसा, आईएएस के जैसा, तो आप आईएएस आरएस जरूर बन सकते हैं। और अगर आप आईएएस आरएस बन सकते हैं, इसका मतलब क्या? आपके पास वो शक्ति है बनने की। वो अगर आपके पास आईएएस आरएस बनने की शक्ति है, तो आपको एडुकेटर के ऊपर आंखें बंद करके वो जो कह रहा है वो आप करें, ये नहीं होता है। आपको आंखें खुली रखनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, अपने अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करना है अपने माइंड के अंदर, क्योंकि वहां आपको लिखना है। लिखने एडुकेटर नहीं आएगा, आपको लिखना है। तो आपका माइंड आपको यूज करना है, कैसे आपको याद रखनी है कोई चीज, कैसे अपने माइंड में स्टोर करनी है, किस तरह से कोई आंसर फ्रेम करना है। कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता हूं मैं, ऑथेंटिक सोर्सेज से मतलब इंफॉर्मेशन जितनी हो सकती है वो मैं आपको लाके दे सकता हूं। सारे नोट्स, सारा कंटेंट मैं आपको दे सकता हूं। ये भी कह सकता हूं कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मतलब पूछी जा सकती है, ये रास्ता है इसका, ये टूल्स है, ये सब मैं दे सकता हूं। बट अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, करना आपको है, और आप करेंगे। आज तक लोगों ने खुद से ही वो टॉपर बने हैं, खुद से ही सिलेक्ट हुए, और आप भी खुद से ही बनेंगे। ठीक है? थोड़ा 2 मिनट का थोड़ा मोटिवेशन कभी कभी अंदर से जाग जाता है वो। हाँ, 16(5) अपन अभी भी अपवाद ही पढ़ रहे हैं आर्टिकल 16 के। 16(3), 16(4) पढ़ लिया था, 16(4) ए बी भी अपन ने पढ़ लिया, 16(4) 1 सॉरी 16(4) ए भी पढ़ लिया था, और 16(4) बी भी पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है? मतलब पदोन्नति का आरक्षण, और उसके अंदर आरक्षण जो अपने बैकलॉग की जो रिक्ति मतलब पद्धति थी, जो पद थे वो 50% से ऊपर हो सकते हैं, वो भी अपन ने पढ़ लिया था। अब 16(5) अभी अपन पढ़ रहे हैं। 16(5) के अंदर लिखा हुआ है, 16(5) के अंदर लिखा हुआ है, धार्मिक संस्थानों में उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित किए जा सकते हैं। कोई मदरसा है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो किसी धर्म से रिलेटेड है, उसमें उसी धर्म के लोगों को ही नौकरी मिले, ये किया जा सकता है। ये संविधान में लिखा हुआ है। वो तो भेदभाव रहा है ना, धर्म से आप भेदभाव कर रहे हो, जबकि वहां लिखा हुआ था 16(1) और 2 के अंदर धर्म से आप नहीं कर सकते, बराबर। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, तो उसमें ये अपवाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया उन्होंने कि अगर मस्जिद में, सॉरी मतलब मदरसे में अगर कोई मतलब भर्ती आती है, तो वहां पे सिर्फ माइनॉरिटीज के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ये कानून में, ये संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है? ऐसा हो सकता है। 16(6) में क्या लिखा हुआ है? राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, आर्थिक, ये ध्यान रखना होता है बस आपको, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संबंधित नागरिकों के लिए नियुक्तियों में अधिकतम 10% तक आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये कर दिया ना, ये जोड़ा है ना 103 से। ईडब्ल्यूएस, कोर्ट ने कहा था ईडब्ल्यूएस नहीं होगा, कर दिया ना 103 से ईडब्ल्यूएस भी 2019 में। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया, मतलब जनरल के अंदर जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको 10% का आरक्षण दे दिया। इंदिरा साहनी केस के 3 जो जजमेंट थे इंपॉर्टेंट, और तीनों को दरकिनार कर दिया सरकार ने संविधान संशोधन करके। 71 का क्या, फिर 92 का क्या था, अपने मतलब ऊपर पढ़ा था अपन ने, ये फिर से अपन देख लेते हैं।
सॉरी 77 का किया संशोधन, पदोन्नति में आरक्षण दे दिया, इससे जोड़ा किया गया था 16(4)A। फिर 81वां क्या, उससे मतलब बैकलॉग मतलब 50% से मतलब अधिक दे दिया और 16(4) भी जोड़ दिया। ये दो चीजें तो ये कर दी जो यहाँ पे उन्होंने मतलब मना किया था, ये जो इन्होंने मना किया था ना, ये एक तो इन्होंने यहाँ ये मना किया था, ये इसको हटाने के लिए उन्होंने 16(4) भी जोड़ दिया, 16(4)B, ठीक है। और ये दीदी पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसको हटाने के लिए 16(4)A जोड़ दिया, ठीक है। अब और क्या जोड़ा था उन्होंने, ये 10% आरक्षण, इसको हटाने के लिए उन्होंने 103वां संविधान संशोधन से 16 और 6 जोड़ दिया, 16(6), ठीक है। इसमें उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया। समझ में आ रही है सारी कहानी, इतना भी टफ नहीं है, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। 103वें संविधान संशोधन से 2019 में 10% आरक्षण दे दिया उनको, ठीक है। 16वां हो गया पूरा, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी रिजर्वेशन मिल गया, नौकरी में भी रिजर्वेशन मिल गया। अब अपन 17 पे आते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करेंगे, ठीक है, हटाएंगे उसको। राज्य अस्पृश्यता से के सभी रूपों का उन्मूलन करेगा, किसी भी तरह की अस्पृश्यता हो सबका मतलब उन्मूलन करेगा। यह एक निरपेक्ष अधिकार है, मैंने कहा ना फंडामेंटल राइट निरपेक्ष नहीं है, ये है निरपेक्ष, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपवाद है ही नहीं, आप भेदभाव कर ही नहीं सकते अस्पृश्यता के आधार पर, कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, याद रखिएगा। यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। कोई निजी व्यक्ति भी आपके खिलाफ अस्पृश्यता को लेके मतलब कुछ गलत नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए एक्ट, ये तो क्या, ये प्रावधान है, ठीक है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। उसको पूरा करने के लिए एक्ट बनाने मतलब कानून बनाना पड़ता सरकार को, तो उन्होंने कानून बनाया, ये कुछ ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे लिखा है कि इसको पूरा करने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया था, ऐसा मतलब अस्पृश्यता का मतलब उन्मूलन करने के लिए कानून बनाया था। तो अस्पृश्यता अधिनियम 1955 76 में, इसके अंदर ही 76 में मतलब संशोधन किया गया और इसका नाम फिर परिवर्तित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। पहले ये नाम था उसका, अब नाम ये हो गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही इस अधिनियम में परिभाषित किया, कहीं परिभाषित किया। ये जो 2-3 लाइन है, ये आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल सकती है, अगर ये फंडामेंटल राइट का कोई क्वेश्चन पूछे मतलब, तो ये आपको जरूर वहां मिलेगा कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। उपाधियों का उन्मूलन मतलब टाइटल्स को भी एबोलिश करेंगे, कोई ऐसा टाइटल नहीं रखेगा ना, वो महाधीराज ना, वो होता है ना मतलब 1008 श्री 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 श्री, वो सब खत्म। 18(1) में ये लिखा हुआ है, राज्य शैक्षिक और सैन्य विभेदों को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। शैक्षिक मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस तरह से वो दे सकता है। और सैन्य मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, इस तरह की वो उपाधि प्रदान कर सकता है। इसके अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। 18(2) में लिखा हुआ है, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी देश से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत सरकार की सेवा में कार्यरत कोई विदेशी नागरिक भारत की सरकार में भारत सरकार की सेवा में कार्यरत कोई नागरिक, भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशों से भी कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। बालाजी राघवन केस, इसमें एक केस हुआ बालाजी राघवन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लो।
लेकिन ये जब जब मिलाने वाला होता है ना, जब यहाँ पे मतलब केस दिए हुए होते हैं, मतलब एक तरफ मतलब केसेस दिए होते हैं और एक तरफ मतलब आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स दिए होते हैं, इनको मिलाना होता है, तो उसमें ये कभी कभी मतलब पूछ लिया जाता है। इसलिए देख लेना आप, ये टाइटल्स का है, मतलब उपाधियों का जो मतलब उन्मूलन करना था, मतलब उसके लिए है ये जो जो केस है वो, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया इस केस के अंदर कि भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा अन्य पुरस्कार सम्मान है, उपाधि नहीं है, सम्मान है, उपाधि नहीं है। अतः ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते। आप दे सकते हो, भारत रत्न दे सकते हो, फिर पद्म विभूषण दे सकते हो, ये सम्मान है, ये उपाधि नहीं है। आप यूज नहीं कर सकते उसको, भारत रत्न और आगे आपका नाम कहीं नेम प्लेट पे, ये यूज नहीं कर सकते आप, गलत है ये। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति इन सम्मानों का उपयोग अपने नाम के मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में नहीं करेंगे। बराबर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो कोई यूज नहीं कर सकता। नहीं, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न आगे या पीछे कहीं पे भी इस सम्मान को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अन्यथा उसे उन्हें यह पुरस्कार का त्याग करना होगा, ठीक है। हम भारत रत्न जो बार बार लिखते हैं ना, एक्चुअल में कोर्ट बना करता है कि इसको नहीं लिखना है, ठीक है। अब स्वतंत्रता का अधिकार, हमने अभी तक हमने समानता के अधिकार पढ़े थे, अभी इस क्लास को यही खत्म करते हैं, फिर अपन स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे 19 से 22। आज ये चलेगा, हो सकता है कल की क्लास तक भी मौलिक अधिकार अपना चले, लेकिन ये हमें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरी पॉलिटी आपको बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद में कुछ कॉन्सेप्ट बाज नहीं बचेगा, फिर तो सिर्फ ऐसा है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, कुछ केसेस होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे निकाला जाता है, सब कुछ जो चीज भी है सब फैक्चुअल चीजें है, वो आप खुद इजीली मैं यहाँ बताऊंगा, लेकिन उसमें तो कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको तो परेशानी होगी। आपको जो पॉलिटिक्स समझनी है वो आज की क्लास, कल की क्लास और 2-4 क्लास, और जब तक अपन फंडामेंटल ड्यूटीज तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको एक बार पढ़ना है, अच्छे से इस पॉलिटी को समझना है, उसके बाद का सारा खेल आसान है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप छोड़ रहे हैं वीडियो को, या फिर स्टार्ट में आपने कुछ 5 मिनट देख लिया और आपको लगा मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, और आपको लग रहा है कि ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप भारी गलती कर रहे हैं। मैं आपको फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि जिस तरह से पॉलिटी में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में, जितनी आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ, उतनी आसान भाषा में जो कि आपके माइंड में सीधी वो अटैक करे और माइंड में वो बैठ जाए कि एक्चुअल में कहानी है क्या, वो जितनी आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको कहीं और जगह मिलेगी, मैं ये ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन फिर भी कहीं और क्यों जाना जब यहाँ फ्री में मिल रही है, तो पैसे देके कहीं से क्यों पढ़ना जब यहाँ फ्री में मिल रही है। तो आप देखिए सारी क्लासेस को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो मैंने कहा ना, एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं सॉरी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारी टीम विद इन हाफ एन आवर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देगी, और अगर संभव हुआ तो वो आपको कॉल भी कर देगी। आप अपना फोन नंबर भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।